जमाना बदल रहा है, तकनीक बदल रही है, इलाज बदल रहे हैं, बीमारियां भी बदल रही हैं। बीमारियों के बदलने के साथ साथ इलाज लगातार आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। यानी अब कैंसर ये नहीं रहा कि कैंसर डिटेक्ट होते ही लोग समझते हैं डेथ वारंट आ गया। अब कैंसर लाइलाज तो है लेकिन अनकंट्रोलेबल नहीं। अब कैसे, इस पर पहले गामा नाइफ आया, अब साइबर नाइफ आया। साइबर नाइफ कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करता है आपके कैंसर सेल्स पर और बिल्कुल सुरक्षा के साथ उसको नष्ट कर देता है। आइए हम जानते हैं। डॉक्टर आदित्य गुप्ता सर्जन हैं और न्यूरो सर्जन हैं, जिनमें जो आधुनिकतम तकनीकें हैं जो पूरी दुनिया में कहीं अवेलेबल है वो लेकर यहाँ भारत में आए हैं और इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैंने सही बोला कि अब कैंसर, पहले लोग डेथ वारंट ही समझते थे कि आ गया जी आ गया, अब कब फांसी लग जाए कब क्या हो जाए पता नहीं, तो अब चीजें कैसे बदल गई? तो देखिए, पहले ये माना जाता था कि शरीर का अगर कैंसर ब्रेन में एक भी जगह पहुंच गया है तो वो अंत है। इसको स्टेज 4 ऐलान किया जाता था। और स्टेज 4 जैसे ही अभी भी आप किसी के सामने ये वर्ड यूज़ करेंगे स्टेज 4, तो वो वो बोलेगा समझेगा जी ऑलमोस्ट, हमारी उसका अंत है, हमारी लाइफ का अंत है, आगे कुछ है नहीं। अब दवा नहीं सिर्फ दुआ है। बस। तो अब ये जो है, टोटली आज की डेट में ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। आज की डेट में हमारे पास ऐसी तरीके हैं इसको ट्रीट करने के। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लेते हैं कोई हैं जिनके लंग में कैंसर है और ब्रेन में एक स्पॉट डिटेक्ट हुआ है जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। टेक्निकली हम कहते हैं जी ब्रेन में एक मेटास्टेसिस दिख रहा है। अब पुरानी उसके हिसाब से बोलें तो ये तो स्टेज 4 बीमारी हो गई। बट जो हमारा करंट ट्रीटमेंट है, अगर वो एक स्पॉट है या 4 स्पॉट हैं या 5 6 10 स्पॉट भी हैं, हम सिर्फ उन 10 स्पॉट का इलाज करते हैं। और साथ में जो उनको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी शरीर के उस भाग से मिलनी चाहिए जहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, उसका ट्रीटमेंट साथ में होना चाहिए। बट जो ब्रेन के 10 डिपॉजिट भी हैं, वो हम सिंगल सेशन में 40 मिनट के ट्रीटमेंट में उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब ब्रेन का कैंसर 40 मिनट में ठीक हो सकता है? तो ब्रेन का कैंसर दो तरह का होता है। एक है जो ब्रेन में ही उत्पन्न हो रहा है, उसको कहते हैं मैलिग्नेंट ग्लायोमा। उसका इलाज है कि हम पहले उस बड़े से ट्यूमर को निकालेंगे और बाद में रेडिएशन का थेरेपी देंगे। बट जो और भी कॉमन सिचुएशन है कि किसी के लंग में, ब्रेस्ट में, प्रोस्टेट में या किसी और अंग में कैंसर हुआ और ब्रेन में उसका डिपॉजिट गया, उसको हम बिना ऑपरेशन के 40 मिनट में अप टू 10-15 डिपॉजिट्स, अगर ब्रेन में छोटे साइज के हैं, हम 40 मिनट में उन 10 या 15 डिपॉजिट्स को ख़त्म कर सकते हैं। तो मतलब बाकी अन्य अंग में है तो क्या उसमें भी आपका ये नाइफ काम करता है क्या, या सिर्फ ब्रेन में काम करता है? तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, साइबर नाइफ एक ऐसी तकनीक है जो ब्रेन, लंग, प्रोस्टेट कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है शरीर में। और अगर एक लोकलाइज्ड लिमिटेड कैंसर है तो उसको वो ख़त्म कर देती है। इसमें क्या एनेस्थेसिया वगैरह, कितने दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, क्या रहता है? क्योंकि छोटे मोटे ऑपरेशन में भी हॉस्पिटल 2-3 दिन तो रख ही लेते हैं। राइट। तो इस जो टेक्नोलॉजी है, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मैं हर रोज़ पेशेंट को बताता हूँ, इसमें एक पैसे का भी दर्द नहीं है और एक पैसे का भी खतरा नहीं है। क्योंकि हम बेसिकली इसमें क्या करते हैं, एक बहुत ही कंफर्टेबल मास्क होता है, मास्क पहना के पेशेंट को लेटाते हैं। बाकी काम एडवांस्ड इमेज गाइडेंस से होता है। तो इमेज गाइडेंस की मशीन पेशेंट की पोजीशन को लॉक इन करके मेंटेन रखती है। जैसे आपने देखा होगा आधुनिक जो एयरफोर्स के विमान हैं उसमें मिसाइल में लॉक इन हो जाता है टारगेट में, तो उसी तरह इमेज गाइडेंस टारगेट को लॉक इन कर लेती है और उस पर हैवी डोज रेडिएशन की मशीन डालती है। मशीन का प्रिसीजन इतना है, अगर पेशेंट का सिर्फ 0.1 मिलीमीटर भी हिलता है तो मशीन को पता है कि 0.1 मिलीमीटर हिला है और वो रेडिएशन की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। तो एक तरह का ये सर्जिकल स्ट्राइक है जिसकी जरूरत अभी नक्सलियों पे और पीओके में सरकार ने इंतजाम भी किया है। कुछ वैसा ही है कि टारगेटेड ओरिएंटेड। प्रिसीजन टारगेटिंग है। जैसे अगेन हम मिलिट्री का एग्जांपल दें, वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में कारपेट बॉम्बिंग होती थी। आपने देखा होगा एक विमान गया, लड़ाकू विमान, उससे 50 बम नीचे फेंके गए और इस पूरे एरिया को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। आजकल कोई भी कारपेट बॉम्बिंग नहीं करता है। आजकल है प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल होता है, टारगेट लॉक इन किया जाता है और वहाँ पे वो मिसाइल जाता है। तो सेम चीज़ हम मेडिसिन में आज इस्तेमाल कर रहे हैं।
हर ट्यूमर का, जैसे मैंने बोला, अप टू 10-15 डिपॉजिट अगर हैं, उन हर एक को इंडिपेंडेंटली एक एक करके हम टारगेट करते हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि जो पहले पुरानी पद्धति होती थी इसको ट्रीट करने की, उसको कहते थे होल ब्रेन रेडिएशन थेरेपी। तो जब स्टेज 4 डिक्लेयर किया जाता था तो पूरे ब्रेन की रेडिएशन दे दी जाती थी। उसका जो नतीजा होता था कि 1 साल के बाद 100 में से 30 लोगों की मेमोरी बिल्कुल खराब हो जाती थी। हायर मेंटल फंक्शंस, जजमेंट, कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती थी। बाल उड़ जाना। उसके अलावा दिमाग की जो हायर फंक्शन जिसका हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं, जो हम रोज़ काम करते हैं, हम गाड़ी चला के कहीं जाते हैं, हम रास्ता ढूंढते हैं, वो सारी हायर मेंटल फंक्शन 100 में से 20 से 30 लोगों में 1 साल के बाद खराब हो जाती है होल ब्रेन रेडिएशन थेरेपी के बाद। बट यदि हम उन 10-15 ट्यूमर्स को इंडिविजुअली टारगेट करके उस पॉइंट पे सिर्फ हम एक हाई डोज की रेडिएशन डालते हैं तो ब्रेन का सारा फंक्शन प्रिजर्व रहता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोगों तक आपने हजारों ऑपरेशन किए हैं, तो इसका सक्सेस रेट क्या है? और एक और सवाल जो मेरे मन में है वो ये कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं? क्योंकि आज तक हमने कैंसर के जितना साइड इफेक्ट है उतना किसी और चीज का नहीं देखा। तो देखिए, इसमें अच्छी बात क्या है कि जो शरीर का कहीं और कैंसर ब्रेन में गया है, और ब्रेन के भी कुछ बिना कैंसर के ट्यूमर होते हैं। तो रेडियो सर्जरी, साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी, इन सभी ट्यूमर्स के लिए एक तरह से जादू है। उनके लिए दूसरा ऑप्शन है कि हॉस्पिटल में आप 5 से 7 दिन आपको रहना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे ऑपरेशन चलेगा, 1 से 2 दिन आप आईसीयू में रखेंगे। आज की डेट में ऐसा ऑपरेशन में मैं जान जाने का खतरा 1 या 2 पैसे बताऊंगा, जो कन्वेंशनल हमारी माइक्रो सर्जरी है। बट साइबर नाइफ रेडियो सर्जरी की अच्छी बात क्या है कि इसमें प्रैक्टिकली ज़ीरो रिस्क है। अगर आपने सही पेशेंट का चयन किया है इस टेक्नोलॉजी के लिए तो प्रैक्टिकली ज़ीरो रिस्क है। इसमें बाल नहीं उड़ते हैं, वॉमिटिंग, नोजिया नहीं होती है, इसका प्रैक्टिकली कोई साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सवाल यह है कि इसमें सभी लोगों को उत्सुकता होगी कि इसमें खर्चा कितना आता है, क्योंकि कैंसर लोग कहते हैं कि शरीर को नुकसान करता है, दिमाग को टेंशन देता है और आपकी जितनी जीवन भर की कमाई है वो खाली कर देता है। तो देखिए, इसमें जो खर्चा है वो रेडियोथेरेपी के बराबर का खर्चा है, उससे कहीं ज़्यादा का खर्चा नहीं है। हालांकि टेक्नोलॉजी उससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है। और सुरक्षित जो है। ऑपरेशन में खर्चा है लगभग उतना ही खर्चा है इसमें। तो इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं है, जस्ट बिकॉज कि ये नॉन इन्वेजिव और रिस्क फ्री है। तो ये एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल ने जो प्रोटोकॉल सेट किया और हमने भी उनको बोला कि इस तरह का प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी और साइबर नाइफ की कॉस्ट सेम है, रेडियोथेरेपी और साइबर नाइफ की कॉस्ट सेम है। तो कॉस्ट कितनी पड़ती है? अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो रेडियोथेरेपी की या सर्जरी की किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख पड़ेगी। तो इसकी कॉस्ट भी अप्रॉक्सीमेटली 2.53 लाख रुपीस पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक और छोटे ट्यूमर्स के लिए तो आपने बताया, अगर ट्यूमर थोड़ा बड़ा हो, लोगों को देर से पता चले, तो वैसी स्थिति में क्या करें? मान लीजिए जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ पर है, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ साइज बड़ा हो गया हो और देर से पता चला हो, तो क्या ये साइबर नाइफ उसमें काम कर? तो देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत आगे पहुंच चुकी है। पुराने ज़माने में या आज से इवन मैं 20 साल पहले की बात करूं तो जो सिचुएशंस आपने बताई उससे भी आदमी डरता था। कई ट्यूमर ऐसे बड़े होते थे जो कि कैंसर वाले नहीं होते थे, पर उनके इलाज में भी हैवी रिस्क बताया जाता था। तो 2-3 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, जैसे आपने बोला पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर बाय एंड लार्ज आजकल हम नाक के थ्रू एक दूरबीन का ऑपरेशन करते हैं 45 मिनट का, उसमें हम पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर निकाल लेते हैं। जिसमें अगर आप पूछे रिस्क कितना है, अगर मैं देखता हूँ कि फैमिली बहुत एंग्शियस है, बहुत ज़्यादा रिस्क का पूछ रही है, तो मैं 100 में से 1 पैसे का खतरा बताऊंगा उनको इस ऑपरेशन में। दूसरा है जो आपने बोला, ट्यूमर अगर बहुत डीप सीटेड है, तो देखिए आजकल एमआरआई इतना एडवांस्ड है। हमारे पास एक एमआरआई की खास टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। ये हमें ना सिर्फ दिमाग का स्ट्रक्चर, हमें दिमाग की नसें किस डायरेक्शन में जा रही हैं ट्यूमर के आसपास वो हमें दिखा देती है। और जो इम्पॉर्टेंट नसें हैं उनको अवॉइड हमने किस तरफ से आना है, ट्यूमर को निकालना है, हम उस तरह का प्लानिंग कर सकते हैं।
अगेन जैसे मिलिट्री स्ट्राइक की बात हुई कि किस एरिया पे सिविलियंस रह रहे हैं, हमें उस एरिया को अवॉइड करना है, किस एरिया से हम आ सकते हैं वहाँ पे हम डैमेज अपना कर सकते हैं। दुश्मन तो के एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी। ये साइबर नाइफ कैंसर के अलावा बाकी और चीज़ों में जो बड़ी बीमारियां हैं उनमें भी कारगर है क्या? हाँ, तो देखिए, एक मैंने बताया बिना कैंसर के अगर छोटे साइज़ के ट्यूमर हैं, उसमें साइबर नाइफ का बहुत अच्छा योगदान है। उस पेशेंट को 4-5 घंटे का ऑपरेशन और 4-5 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। 40 मिनट में हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और मैं तो एक्चुअली कई बार मजाक में कहता हूँ, पेशेंट मेरे से पूछते हैं जी हमें कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी इस इलाज के लिए। तो कई बार मैं मजाक में उनको ये कहता हूँ कि जी आप सुबह आइए, साइबर नाइफ से अपने ट्यूमर का इलाज कराइए और लंच के बाद आप अपने ऑफिस में मीटिंग करिए, काम करिए। और जैसे न्यूरो की और प्रॉब्लम्स है, मिर्गी है, कई तरह की बीमारियां, उनके इलाज में भी कुछ एडवांसमेंट हुआ है क्या? तो न्यूरो की लगभग सभी बीमारियों के इलाज में एडवांसमेंट हुआ है, और इसके पीछे है काफ़ी कुछ एडवांसमेंट जो इमेजिंग में हुआ है, काफ़ी कुछ हमारा जो ब्रेन के फंक्शन के बारे में अंडरस्टैंडिंग है उसमें हुआ है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, न्यूरो नेविगेशन करके एक टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, उससे हर तरह का इलाज और ऑपरेशन काफ़ी काफ़ी आसान नहीं बोलूँगा मैं, बट काफ़ी फीजिबल है, उससे रिस्क रिड्यूस हो गया है इलाज का। 2-3 एग्जांपल मैं देता हूँ जो आमतौर पे मुझे लगता है लोग अवेयर नहीं हैं इस तरह के इलाज के बारे में। अब जैसे हम जानते हैं पार्किंसन डिजीज़ का 1% पॉपुलेशन को पार्किंसन डिजीज़ है। अब आप हिंदुस्तान की आबादी का 1% निकाल लीजिए, तो पार्किंसन डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जिसमें आपने देखा होगा कि आमतौर पे कोई झुक के चल रहा है, छोटे छोटे कदम लेके चल रहा है, या जिनका एक हाथ हिल रहा है, तो उनको चेक कराना चाहिए पार्किंसन डिजीज़ के लिए। पार्किंसन डिजीज़ के लिए दवाइयाँ आजकल बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, और कई सालों तक दवाई से हम बहुत बढ़िया फ़ायदा उनको दे सकते हैं। कई डॉक्टरों से हमारी बात है, उनका तो कहना था इसका कोई इलाज ही नहीं है। नहीं, पार्किंसन डिजीज़ को हम एक, जैसे अब आपको इन्फेक्शन हुई, आपने 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट ले लिया, इन्फेक्शन खत्म, वैसा इलाज नहीं है पार्किंसन डिजीज़ का। बट पार्किंसन डिजीज़ के सिम्टम कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, और जब दवाइयाँ फेल करती हैं तो ब्रेन का पेसमेकर का एक सर्जरी हम करते हैं जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं, जिसमें हमें मालूम है कि पार्किंसन का जो डिजीज़ है, ब्रेन के सर्किट में कहाँ उसमें गड़बड़ है, तो उस एक खास जगह हम एक वायर डाल देते हैं ब्रेन के दोनों तरफ। वायर स्किन के नीचे से आके यहाँ पे पेसमेकर में ज्वाइन होती है, जैसे आपने हार्ट पेसमेकर का सुना होगा, बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी है। तो उससे पार्किंसन के सारे सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और पेशेंट्स को एक तरह से एक नई ज़िंदगी मिलती है। डॉक्टर साहब, आपने इतने विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई। हमने तो सोचा था आजकल वो सेल में लगा रहता है कि बाय 1 गेट 3 फ्री, तो वैसा ही हो गया। एक आखिरी सवाल ये कि हर एक डॉक्टर विशेषज्ञ जब उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई जागरूक रहना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। तो क्या करें लोग कि ताकि कैंसर का, अगर उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पनप रही हैं तो अर्ली डिटेक्शन कैसे हो? क्योंकि अधिकतर लोगों को जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी है। तो देखिए, कोई भी नया सिम्टम अगर आपको फील हो रहा है बॉडी के किसी भी सिस्टम में, जैसे आपका जो डाइजेशन का जो रिदम है उसमें आपको कुछ गड़बड़ी फील हो रही है, आपको कुछ पेन हो रहा है बॉडी में कहीं भी, आपका अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, अनयूजुअल आपको लगता है कि लो ग्रेड फीवर है जो बहुत दिनों तक चल रहा है, उसका पता ही नहीं चल रहा है, हेडेक कोई रिसेंटली शुरू हुई है, 2-4 हफ्ते से हेडेक शुरू हुई है और हल्की हल्की बढ़ते जा रही है, अगर हेडेक है साथ में आँखों का हल्का सा धुंधलापन भी आ रहा है, तो ये कई सारे फीचर हैं जो हमें बताते हैं कि हमें एक स्पेशलिस्ट के पास जाके कम से कम एक स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, अपने आप को फिज़िकल एग्जामिनेशन ज़रूर करानी चाहिए। जो स्मोकर हैं उनको अगर कभी खांसी करते हुए उनके बलगम में खून आ रहा है, या उनका अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, तो ये सारी सिचुएशंस हैं जिसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये तो होता है, चलो बाद में देखेंगे। तो क्या वो होल बॉडी चेकअप कराएं, एमआरआई का क्या कराएं वो, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें सबसे पहले? हाँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छा सीजन्ड फिजिशियन जब उनकी बात सुनेगा, उनकी एज ब्रैकेट देखेगा, उनकी फैमिली हिस्ट्री सुनेगा, उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, बीपी है नहीं, सब चीज़ें पुट टुगेदर करेगा, तो वो एक टेस्ट बताएगा जी आप ये 2-4 टेस्ट कराइए।
ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी कैंसर वगैरह हैं जो रूटीन स्क्रीनिंग पे पता चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि 40-45 साल की उम्र के बाद हम सबका 6 मंथली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होने चाहिए, जिसमें यूरिन का टेस्ट, ब्लड का टेस्ट, ईसीजी, छाती का एक्सरे, महिलाओं में आपको मालूम है पैप स्मीयर होना चाहिए, मैमोग्राफी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारे टेस्ट डिज़ाइंड हैं कि छाती का एक्सरे भी हो गया, आपका पेट का अल्ट्रासाउंड भी हो गया। तो ये सारे टेस्ट डिज़ाइंड हैं कि कई बार जो चीज़ साइलेंट है वो भी कई बार ऐसे पकड़ में इन आती सब टेस्ट से क्या ये सब पता चल सकता है कैंसर का और इन सब का कि कहीं? है। तो इनमें से कई टेस्ट ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लड का एक टेस्ट कराएंगे पीएसए और वो हाई निकलता है, तो कई बार हम देखते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर है, उसका पता पीएसए के ब्लड टेस्ट से चल गया। महिलाओं में कई बार पैप स्मीयर पॉजिटिव आया, उन्होंने आगे टेस्ट किया तो पता चला सर्वाइकल कैंसर है। मैमोग्राफी में पता चला कि एक छाती में गांठ थी जो महिलाएं उनको खुद महसूस ही नहीं हुई, पर मैमोग्राफी में पता चला कि अंदर एक गांठ बन रही है, उससे अर्ली डिटेक्शन हो पाया। तो कैंसर में अर्ली और टाइमली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी पेचीदा बातें और बहुत सरल ढंग से दर्शकों को समझाई और उनको बताया कि आपको अवेयर कैसे रहना है। यानी अब कैंसर डिटेक्शन भी हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, उसके बाद भी इलाज उपलब्ध है, बस आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वैसा साल 6 महीने में अपनी नियमित जांच कराएं, ताकि किसी भी तरह का अंदरूनी दुश्मन आपके अंदर पनप रहा हो तो रोग हो या दुश्मन, जितनी जल्दी सर को चल दिया जाए उतना बढ़िया रहता है। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।